तेजस्वी बहुत मामलों में फेलियर है अगर हम उनकी तुलना चिराग से कर दें। नीतीश कुमार का जो अब स्टैंड जो है वो शराबबंदी पर उनको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसके बाद वो यही फरमान दे सकते हैं कि जो भी शराब पिएगा या काम करेगा उसको खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। हम टारगेट ना तो नीतीश कुमार को कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव को कर रहे हैं, ना चिराग पासवान, किसी को नहीं, लेकिन भुगत हम एक आम बिहारी ही नहीं। एसपी का तबादला जो है जिलों में शराब की खपत के अनुसार हो रहा है जी। कि पिछली बार सीएम बिहार के मुख्यमंत्री 16 साल से हैं, कोई भी बड़ा इंसिडेंस बिहार में हुआ हो, घटना स्थल पर ऑन स्पॉट कब पहुंचे थे? आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कि आप कड़ाई करेंगे तो जहरीली शराब से मरेंगे और ढिलाई करेंगे तो मालामाल सब कुछ होगा। तब शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं रहा। कहीं नरसंहार होता था, लालू यादव पहुंच जाते थे, कई जगह से उन्हें भगा दिया जाता था, लेकिन पहुंच जाते थे। वही वाली बात हो गई, चुनाव खत्म और हम आपके हैं कौन, यानी तेजस्वी यादव। किस बूते तेजस्वी यादव ये सपना देख रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी तो बहाना भी है उनके पास कि पिताजी उनका तबीयत खराब है, लेकिन ये बहाना कब तक? जी। पिताजी को लाया कौन? उनका तबीयत बिगाड़ा कौन? जबरदस्ती किया कौन? लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आपसे पूछता है कि आप अभी तक क्या क्या? आप 6 साल से पॉलिटिकल जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें एकदम एक्टिव हैं, लेकिन आपने किसी गरीब के लिए किया क्या है इलेक्शन के समय को छोड़कर? सभी जगह जाके बोलते थे कि हम लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव के बेटे हैं। लोग को जनवाना था कि लालू यादव के नाम पर, देखिए इनको भी पता है कि मुझे लालू यादव के नाम पर ही वोट मिलने वाला है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब का मामला लगातार चल रहा है। कई जिलों में ये मामले निकलकर सामने आए हैं। सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लगभग 1-2 दिनों से वो दौरे पर हैं, यानी उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। उसके बाद चिराग पासवान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के उन तमाम मुद्दों को लिया गया, चाहे वो कंगना रनौत का मुद्दा हो या जहरीली शराब का मुद्दा हो। सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए और किस तरीके से लागू हुआ है, इस बात से वो लगातार खफा है। उन्होंने गणित की भी बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा होगी। चिराग पासवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बिहार के राजनीतिक माहौल बदलेगा और क्या बिहार के राजनीतिक माहौल में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम योगदान करेगा? क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बिहार के जो विपक्ष हैं और युवा नेता की बात कही जाती है, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, ये सभी लोग चुनाव के बाद बिहार से चले जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने फिर से एक बार दिखा दिया कि वो बिहार में रहेंगे, मौजूद हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले उदित तारियन के साथ चलते हैं। जहरीली शराब पर चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसका जो प्रारूप है किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही कई सारे सवाल उठाए हैं। तो क्या लगता है आपको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, कोई पहली दफा नहीं है जब चिराग पासवान ने शराबबंदी को समर्थन किया है। शराबबंदी को दरअसल सभी लोग समर्थन किए थे। आपको याद होगा कि शराबबंदी कानून तब आया था जिस समय नीतीश कुमार, जिस व्यक्ति ने इस कानून को लाया, जिस मुख्यमंत्री ने इस कानून को लाया, वो उस समय राजद के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। एनडीए गठबंधन में नहीं थे, उस समय महागठबंधन का दूसरा रूप था। लालू और नीतीश साथ में थे। चिराग पासवान हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग विपक्ष में थे। उस समय भी इसको समर्थन ही किया गया था, किसी ने इसको अपोज नहीं किया था। तो वही बात बार बार रिपीट करते हैं चिराग पासवान कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी इसको समर्थन किया था। समर्थन इस बात पर किया था कि वो गरीब समाज, वो गरीब तबका बिहार का जो दिन भर में 200-300 कमाता है और 150-200 का पी जाता है, जिसके बच्चे भूखे रह जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बून होगा, आशीर्वाद की तरह होगा। उनका परिवार जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बात भी सही कह रहे हैं। और अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 बार तेजस्वी का नाम लिया। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में आपको बता देते हैं कि तेजस्वी बहुत मामलों में फेलियर है अगर हम उनकी तुलना चिराग से कर दें तो। जी। ये अभी तो मान लीजिए एक्सक्यूज है कि पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए वो दिल्ली में है, लेकिन इसके पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। आप देखिए ना, शराबबंदी से 3 जिले में मरे लोग, मुजफ्फरपुर, बेतिया और वहां पर गोपालगंज। चिराग पहुंच गए, चिराग पहुंचे और चिराग पहुंचकर वहां से उनका वीडियो भी खूब चला, लोगों ने देखा। तेजस्वी को पहुंचना चाहिए था, वहां पर नहीं पहुंचे। खैर वो अलग चर्चा है, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें कई मुद्दों पर चिराग ने बोला है।
पिता को जो उनके पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया उस पर उन्होंने बोला, कंगना रनावत पर अपना पक्ष रखा, बेरोजगारी पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, बीएसएससी आयोग तक का नाम ले लिया ऑन कैमरा उन्होंने जी। लेकिन जो उनका 80% बात था वो शराबबंदी का फेलियर, जहरीली शराबों से हो रही मौत। 5 पॉइंट मैंने निकाला है जिस पर हम बात कर लेते हैं। पहला तो यही पॉइंट था उनका कि भाई विपक्ष में रहते हमने समर्थन किया कि परिवार बच जाए। और अगला मुद्दा जो था कि देखिए जब पहुंचते हैं चिराग पासवान उन जिलों में जहां पर मौतें हुई हैं, गोपालगंज हो, चंपारण हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, स्थिति इतनी खराब है उन परिवारों की कि उन परिवारों को भी सड़क पर रहना पड़ रहा है। उनके घर को सील कर दिया गया है, प्रशासन ने उनके घर में ताला मार दिया है। 3-3 साल 2-2 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पर हैं। कितना अमानवीय काम है ये, किसी भी सरकार के द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है। बहुत सही प्रश्न उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा कि अभी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव था, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी के सभी पार्टी के जितने लीडर थे सभी वहां पहुंच गए थे। राजद ने तो ऐसा किया था कि हर जात के नेता को वहां भेज दिया कि वोट मिल जाएगा, मिला नहीं पर भेज दिया गया था। आखिरकार इस शराबबंदी के मामले पर एक मंत्री छोड़िए, जेडीयू का क्या, वहां का जो स्थानीय विधायक होगा, जो लोकल होगा, अगल बगल के विधानसभा का, वो भी पहुंचा? कोई खबर आया? अभी तक नहीं पहुंचा है। और उस परिवार को बाहर रख दिया गया है। तो अंतोगत्वा भुगत रहा है बिहार। गलती किसी की हो, देखिए हम यहाँ दोषारोपण के लिए नहीं बैठे हैं, हम टारगेट ना तो नीतीश कुमार को कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव को कर रहे हैं, ना चिराग पासवान, किसी को नहीं, लेकिन भुगत हम एक आम बिहारी ही रहे हैं। नीतीश कुमार के नाक के नीचे से शराब बिक रहा है। ये बात इंडिया टॉप पर आदेश पुरी ने 5 दफे कहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से उनको संरक्षण प्राप्त है बहुत अपर लेवल से। यही कारण है कि बिहार में शराब बिक रहा है। और उसी बात को चिराग ने आज कहा। हम तो ये बात 10 दिन से बोल रहे हैं, आदेश पुरी 10 बार ये बात कह चुके हैं कैमरा पर कि सरकार अगर चाह जाए तो संभव ही नहीं है कि शराब बिके बिहार में। और सही बात है। कितना बार कहा गया कि मान सकते हैं कि गोपालगंज उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, चंपारण नेपाल का बॉर्डर है, औरंगाबाद और गया झारखंड का बॉर्डर है, लेकिन पटना में शराब कैसे पहुंच जा रहा है? पटना में पहुंचने के लिए कहीं से भी आप एंटर करते हैं तो 100 किलोमीटर का कम से कम यात्रा, आप बक्सर से ही घुसिएगा बलिया होते हुए तो 110 किलोमीटर ट्रैवल करके आपको पटना पहुंचना है। चेकिंग कहाँ है बीच में? और ये तो वो शराब है जो पकड़ा जा रहा है। कितना खपत हो जा रहा है? 32 लाख लीटर पिछले 10 महीनों में शराब पकड़ा गया है। 32 लाख लीटर बहुत बड़ी संख्या है। अगर एक व्यक्ति को भी 1 लीटर रखिए तो 32 लाख व्यक्ति का सिर्फ शराब पकड़ा गया है बिहार में। ये कितना बड़ा मैसेज है। और जब एक आम बिहारी को दिख रहा है, एक सड़क के व्यक्ति को दिख रहा है, माइक लेकर हम निकलते हैं मार्केट में, बात करते हैं लोगों से कि शराबबंदी है कि नहीं। अभी वो वीडियो हमारा आपने देखा होगा, हम दलित बस्ती में गए थे, साफ साफ वो महिला बता रही थी कि वो सिवान की रहने वाली है और यहाँ पर रह रही है नट बस्ती में, और सिवान से शराब पटना पहुंच जा रहा है। और उस महिला को पता है कि उसका पति पी रहा होगा, कैमरा में बोलने से डर रही होगी। तो ये बात जब वो एक अनपढ़, जो एकदम अनपढ़ है, समाज का सबसे निचला तबका से बिलोंग करती है, उसको पता है, तो नीतीश कुमार को नहीं पता होगा, एकदम पता होगा, शर्तिया पता होगा। अब कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा मामला है। एक और बात उन्होंने उठाया है कि पिछली बार सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री 16 साल से हैं, कोई भी बड़ा इंसिडेंस बिहार में हुआ हो, घटना स्थल पर ऑन स्पॉट कब पहुंचे थे? और देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। ये बहुत अहम मुद्दा है। हमने लालू यादव के भी काल को देखा तो नहीं है, हम छोटे छोटे थे, लेकिन जो सुनते हैं, कहीं नरसंहार होता था लालू यादव पहुंच जाते थे, कई जगह से उन्हें भगा दिया जाता था लेकिन पहुंच जाते थे। कोई छोटा बड़ा घटना होता है, राज्य का 13 करोड़ का आबादी अगर आपको वोट दे रहा है, मान लीजिए कोई वोट नहीं भी दे रहा है, लेकिन मुखिया आप हैं, पूरे बिहार का नेतृत्व करता आप हैं, आपको घटनास्थल पर अगर नहीं भी पहुंच रहे हैं तो कम से कम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देना चाहिए। एक और बात का जिक्र किया चिराग पासवान ने, हवा महल, आप सुन रहे होंगे, 3-4 बार वो हवा महल कह रहे थे कि नीतीश कुमार सोचते हैं कि हवा महल में बैठकर सब चीज उनको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार के अगल बगल जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, जो जानकारी वो देंगे वही जानकारी उन तक पहुंच रही है। और जो सचिव हो या अधिकारी हो, अगर ये बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अगर उनकी ही संलिप्तता हुई शराबबंदी के को फेलियर बनाने में, शराब बेचवाने में, इसका गोरख धंधा करने में, इससे पैसा कमाने में, तो वो कहाँ सही रिपोर्ट देंगे नीतीश कुमार को? तो बहुत अहम सवाल उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। यही कुछ मुद्दे थे जिन पर बात किया है चिराग पासवान ने। आगे आदेश पूरी आपको बताएं। जी, तो चिराग पासवान ने इन मुद्दों के साथ कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बिहार में और देश में ज्वलंत हैं, लेकिन शराबबंदी का मुद्दा जो है काफ़ी अहम है, इसलिए कि
बिहार की जनभावना से जुड़ा हुआ है। बिहार के हर वो एक जनता, हर घर तक शराब की जो कहीं ना कहीं छाप होती है वो दिखाई पड़ती है। यानी आपके घर में, हमारे घर में ऐसे कई लोग होंगे जो शराब का सेवन करते होंगे। इसका प्रभाव बिहार में क्या पड़ रहा है, और मुख्यमंत्री का जो विजन था शराब को लेकर, चिराग पासवान ने वो भी बताया कि उनका जो विजन था वो ये था कि गरीब लोग शराब नहीं पिएंगे तो उनका पैसा बचेगा। जो घर में हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, वो शराब की वजह से होती है। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, शराब की वजह से होते हैं। तो आखिरकार ये शराबबंदी को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही है, और पिछले कई दिनों से ये चर्चा सबसे ऊपर चल रही है, क्योंकि कई लोगों का घर छीन गया है, कई लोगों के परिवार छीन गए हैं। घर छीनने वाली बात को लेकर जदयू ने कहा है कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। चलते हैं आदेश पुरी के साथ। जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि गरीबों पर नहीं हो रही है, ये बड़े अधिकारी पर भी हो रही है, कि कई जिला के डीएम एसपी का घर, यानी उनके घर में शराब मिला पीते हुए पकड़े गए तो उनको भी सील कर दिया गया है। कहाँ पे हुआ है? वो बता रहे थे कि बिहार में एक एसपी थे जो गांधी सेतु पर शराब के साथ पकड़े गए थे, तो उन पर भी कार्रवाई हुई थी। तो चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि सिर्फ गरीबों पर हो रही है। जदयू के प्रवक्ताओं का कहना है कि ये सभी लोगों पर हो रही है। देखिए, झूठ बोल रहे हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, शराबबंदी जो है ये एक नाक का विषय बन गया है। ये सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया है कि ना आप इसे निगल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। और जो जिद है, एक कमिटमेंट जो है, ये अगर शराबबंदी स्वीकार कर लेते हैं फेल्योर है, नहीं संभल रहा है, तो ये सबसे बड़ी पराजय होगी नीतीश सरकार जी। और यही कारण है कि एक अहम के लिए इसे चलाया जा रहा है। और आप ही सोचिए ना कि इतने लोग मरे, कार्रवाई क्या हुई? आखिर सोचिए कि 50 लोग मरे, सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया गया? 16 नवंबर को समीक्षा बैठक होगी। अरे आपने 50 लोग गवा दिए और आप डेट फिक्स करते हैं किस दिन समीक्षा बैठक करेंगे, और क्या करेंगे समीक्षा बैठक में? आपने कहा कि हम कड़ाई करेंगे, वो चेक पॉइंट्स और उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, जन जागरूकता को फैलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। कितनी जगह छापेमारी हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? हाँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने खजूरबानी के अभियुक्तों को 9 को फांसी का सजा भी दे दिया, कोई डरा उससे नहीं, डरा कोई भी। दूसरी बात, आपने शपथ दिलाया, शपथ दिलाने के बावजूद भी आपके सरकारी कर्मचारी जो है लगातार पकड़े जा रहे हैं। आपने जन जागरूकता का बात किया, 5 साल में आपने कितना जागरूकता फैलाया कि आखिर इतने लाख लीटर शराब मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग इसमें इसके लत में आते जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो अब स्टैंड जो है वो शराबबंदी पर उनको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसके बाद वो यही फरमान दे सकते हैं कि जो भी शराब पिएगा या काम करेगा उसको खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में इतना कड़ा कानून बनाया, आपने पूरे इलाके को सीलबंदी का नियम बनाया, आपने घर को बंद करने का नियम बनाया, आपने गिरफ्तारी न जाने कितना कुछ किया गया। आपने जो है ये 24 घंटा में बिहार से गुजर जाना होगा उस ट्रक को जो शराब के ले जा रहा है, आपने सारा कुछ करके देख लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बिहार में एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है शराब का, जो कि सबको नज़र में है, लेकिन सरकारी नज़र में नहीं है वो, लेकिन आम बिहारी सबके नज़र में है वो। मैं शुरू से कह रहा हूं कि शराब जो है बिहार में अब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसका एक बहुत बड़ा सरकारी व्यवस्था में जो है एक रोल अदा कर रहा है। एसपी का तबादला जो है जिलों में शराब की खपत के अनुसार हो रहा है जी, ऐसी खबरें मिलती हैं। एसपी साहब अपने नीचे थानादारों की पोस्टिंग जो करते हैं वो भी शराब की खपत और हाईवे और बॉर्डर इलाकों को देखकर किया जाता है। अगर मान लीजिए कि जो थाना नेपाल से सटा हो, जो थाना हाईवे से जुड़ा हो, जो थाना दूसरे राज्य के होने वाले रास्ते से जुड़ा है, वहाँ पर थानेदार या डीएसपी की पोस्टिंग जो है, और जो थानेदार और डीएसपी की पोस्टिंग है उससे ज़्यादा पैसे लेकर किया जाता है, क्योंकि पता है कि शराब का खेप आता है। और दूसरी बात देखिए, आप नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सबका जांच किया जाएगा, कड़ाई किया जाएगा। सहयोगी उनके बीजेपी हैं, संजय जायसवाल साफ कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ पुलिस एक्टिव है, यानी कि पुलिस कड़ाई कर रही है, वहीं पर लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। और जहाँ पर सांठ-गांठ हो गया है, फिक्स हो गया शराब माफिया के साथ, वहाँ लोग नहीं मर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर शराब जो आराम से मिल जा रहा है।
और जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ लोग कोई भी जो है शराब पी ले रहे हैं, जिस कारण वो मर जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो बिहार का जो स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कि आप कड़ाई करेंगे तो जहरीली शराब से मरेंगे और ढिलाई करेंगे तो मालामाल सब कुछ होगा, तब शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं रहा। देखिए शराबबंदी को लेकर जो है, और सबसे बड़ा बात कि आप जो है हर एक चीज़ के लिए बिहार में दंड देने का प्रावधान है। नीतीश कुमार कहते हैं जो भ्रष्टाचार करेगा उसे दंड दिया जाएगा। जो भी मामला हुआ, चाहे वो सृजन हो, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, कोई भी मामला हुआ उसमें एक के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा गया जी। शराबबंदी का ठिकरा आप किसके ऊपर फोड़ेंगे जी? आखिर इसका भी जवाबदेही देना होगा। अभी 150 एक चर्चा मैं बीच में कर देता हूं, आप ही इसका जवाब दीजिएगा। आपको याद होगा जब नई नई सरकार बनी थी उस समय मुखिया के द्वारा शिक्षक बहाली चल रहा है, याद है? आज वही शिक्षक नीतीश कुमार के सबसे बड़े नासूर बन गए। शराबबंदी को उससे अगर जोड़ा जाए तो शराबबंदी भी इनके लिए अब बन चुका है वो नासूर। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे फैसले रहे इस सरकार के जो इन्हीं के लिए नासूर बन गए? देखिए मैंने एक चर्चा किया था कि वो 10 फैसले जो कि नीतीश के लिए ब्लंडर साबित हुए, पॉलिटिकल ब्लंडर जी, उसमें एक शराबबंदी भी है, उसमें शिक्षकों का नियोजन भी है जो कि इनके द्वारा पूरी तरह से तैयारी किए बगैर, सोचे बगैर बिहार का सिचुएशन, बिहार के लोगों का व्यवहार, ये सब सोचे बगैर उसे लागू किया गया, जो कि बाद में इनके लिए सबसे बड़ा नासूर बना है। और यही कारण है कि जदयू जो है इतने सालों तक काम करने के बाद जो है इनका गिरावट ही होते गया है, जनता के बीच में अलोकप्रिय ही होते जा रहे हैं। जो अभी खबरें आ रही हैं, जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसके अनुसार बिल्कुल। तो चिराग पासवान ने कहा कि जिम्मेवारी वाली बात कि आपने उदित आपने चर्चा भी किया और चिराग पासवान ने भी कहा कि जिनके यहाँ शराब मिली, जो जहरीली शराब से मरे, उनके घरों को सील कर दिया गया। तो इसका ठिकरा किस पर फोड़ा जाएगा कि आखिर इतना बिहार में जो नरसंहार मचा हुआ है शराब, जहरीली शराब के कारण, और इतने करोड़ लीटर जो शराब पकड़े जा रहे हैं या पूरे शराबबंदी के दौरान पकड़े गए, जो दरोगा मरा, इतने पुलिस वाले सस्पेंड हुए, तो आखिर ये पूरा शराबबंदी जिस गृह विभाग के अंडर में है उनको क्यों नहीं दंडित किया जाए और उनका घर सील क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल उठाया गया है, ये चिराग पासवान के द्वारा उठाया गया है। तो देखिए बीजेपी जैसा अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सरकार को वही हैंडल कर रही है, ज़्यादा संख्या उनका। मुझे समझ में नहीं आता बीजेपी इतना डर क्यों रही है, आखिर क्यों वो ये कहा जाए तो हाथ जोड़े हुए खड़ा रहती है सरकार के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी भी बराबर जिम्मेदार है, बराबर क्या ज्यादा ज्यादा वोट मिला हुआ है। और जो इलाकों में मौत हो रहा है, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पूरी तरह बीजेपी का इलाका है, लेकिन ये पता नहीं किस कारण से डर रहे हैं। अरे भाई आप सहयोगी हैं, आप बहुत बड़ा फेरबदल करवा सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं वो सत्ता लोभ में बिल्कुल वो कुछ भी हो सरकार करे, लेकिन डर के मारे वो बोल नहीं, सत्ता में बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, मलाई चाटते रहना है उन्हें, उनका यही उद्देश्य है। अरे आप जो हैं संजय जायसवाल जब बोल रहे थे समीक्षा की, तभी उनको लगा था डर लग रहा बोलने में कि ऐसा ना हो कि कहीं सरकार गिर न जाए, कहीं ये ना हो जाए। अरे आप इतना सत्ता के लोभी क्यों हो गए? आप जब जनता के ही नहीं हो पाएंगे तो फिर आप सरकार के कहां से हो पाएंगे? आप बिल्कुल पहले तो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए था ना, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? गए तो थे आप, खदेड़े गए वहां से, खदेड़े गए। संजय जायसवाल जो है उनके आदमी जो है, जिसकी खबरें चली कि वो लोग गए थे मिलने के लिए, वहां से खदेड़ दिए गए, क्योंकि जनता का गुस्सा है। वो आपको ज्यादा जिम्मेवार मान रहे हैं, आपको कम नहीं, आपको ज्यादा जिम्मेवार मान रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि शराबबंदी को लेकर जो है वो समीक्षा ही केवल ना हो, बल्कि उसमें तब्दीली भी हो, बड़े स्तर पर फिर तब्दीली भी हो उसमें। और किसी को, ये राज्य है और राज्य के लोगों को फोकट में मरने नहीं दिया जा सकता है। और इसके लिए हम बता दें आपको कि कुछ कड़े फैसले लेने होंगे और उसके लिए बीजेपी के स्टेप उठाना होगा जी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अहम के लिए और उसके एक नाक के सवाल के लिए हम जो है बिहारियों को इस तरह मरने के लिए छोड़ सकते हैं जी। तो आपको बताएं, और जो चिराग पासवान जो हैं उनका पॉलिटिक्स अभी काफ़ी सही चल रहा है कि सबसे पहले जो भी इतने लोग मरे हैं उनके घरों पर जा रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं, उनके दुख में शामिल हो रहे हैं। और वही जो बिहार की दो महत्वपूर्ण जो खेमे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये केवल वोट के यार हैं और दुख दर्द में हम आपके पास नहीं आने वाले हैं। तेजस्वी यादव कहीं देखिए ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर से अपना केवल जो है अभियान चला रहे हैं।
तो यही उसका परिणाम हुआ कि विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और इस बार भी 2 सीट जीत कर बोल रहे थे कि सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, वो होते होते रह गया। तो इसी तरह वो बाहर होते रह जाएंगे। और देखिए ज़रूरत है, देखिए शराबबंदी जो है, शराब जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अब एक सामाजिक सच्चाई बन चुकी है, इससे अब मुंह नहीं फेरा जा सकता है। पूरा देश जो है वहाँ पर शराब का पीना और बेचना सब कुछ वो चलते रहता है। और आपने बिहार में जो व्यक्ति जो है सबसे अधिक शराब का दुकान खुलवाया, उसके बाद उसमें तालाबंदी पूरा तरह से करवा दिया। तो ये जिस तरह मैं इस पर क्या बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, और काफ़ी अतार्किक है, अव्यवहारिक है, और इसमें जो है अब जरूरत है कॉन्सेशन करने का। जी, तो ये थी चिराग पासवान की बातें। और अब आते हैं बिहार के वो विपक्षी दल, जो विपक्षी दल यूँ कहें तो सत्ताधारी दल से मजबूत बताते हैं अपने आप को। जनाधार की चोरी बताया उन्होंने। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव हुआ तो उसमें बड़े एक्टिव थे। उसके बाद एक पोस्टर पटना में लगा था, हम आपके हैं कौन, वही वाली बात हो गई, चुनाव खत्म और हम आपके हैं कौन, यानी तेजस्वी यादव जो इन दिनों दिल्ली में है, उदित तारण के साथ चलते हैं। तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए थी इसमें, बतौर विपक्ष, बतौर सबसे बड़ी पार्टी बिहार की, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी, और उन्होंने इस भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, इसका जवाब सिर्फ उदित तारण ही नहीं, इसका जवाब इस पूरे बिहार में आप किसी से पूछेगा वो बता देगा कि भाई आप सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष होने से ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखता हूँ। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की जनता ने सबसे अधिक मत आपको दिया, सबसे ज्यादा विश्वास आप पर जताया। आपने किसी मुद्दा पर चुनाव लड़ा हो, चाहे वो रोजगारी के मुद्दा पर आप लड़े थे, वोट तो मिला आपको, सबसे बड़ा पार्टी बना दिया आपको, 110 विधायक आज भी आपके साथ हैं। इसके बावजूद ये बोल रहे थे कि जब तारापुर में ये बोले थे कि सत्ता परिवर्तित कर देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो जगह परिवर्तन कर ली, अपना जगह जगह चले गए पटना छोड़ के दिल्ली। आपको पहली दफा नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव ऐसा परिवर्तन किए हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए आप, उसके बाद ही गायब हो गए थे। आज सबसे बड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तो ये बैंकॉक भाग गए थे, याद है ना, उसमें बैंकॉक करीब 50-60 दिनों तक ही रहे दिल्ली, उसके बाद बैंकॉक चले गए। बहुत त्रासदी का दौर बिहार देखा है, उस समय भी तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। किस बूते तेजस्वी यादव ये सपना देख रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों में बार बार चर्चा होती है, हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं, आदेश पुरी भी कहते हैं कि तेजस्वी के माथे मौर बहुत मुश्किल से चढ़ेगा। मौर मतलब सीएम का जो गद्दी है, जो दूल्हा तैयार होता है तो मौर मुकुट, बहुत मुश्किल है, सही में बहुत मुश्किल है। देखिए अभी इतनी बड़ी त्रासदी से बिहार गुजर रहा है, हर घर में, हर चाय की टपरी पर आप कहीं चले जाइए तो जहरीली शराब की चर्चा आपको मिल जाएगी। सारा क्रेडिट तो लेगा चिराग पासवान, सारा क्रेडिट चिराग पासवान ले गए इसमें। पप्पू यादव भी पहुंचे थे, पर पप्पू यादव उस लेवल के नेता नहीं है कि उन पर चर्चा हो जाता। चिराग पासवान है, अभी तेजस्वी यादव है, और युवा नेता है। आप लोगों में कंपटीशन अगर होगा भी, अंदर ही अंदर कंपटीशन तो जरूर होगा, सभी युवा नेता हैं, सभी को मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। तो इस रवैया अगर रहेगा, अभी देखिए आज चिराग ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कुछ जिलों में उनकी आशीर्वाद यात्रा अभी बची हुई है, वो उस यात्रा को भी पूरा करेंगे। और उसके बाद जो उनका अगला प्लान है वो पद यात्रा की है। पद यात्रा का मतलब हुआ कि बिहार के हर एक गांव में, गांव का जिक्र किया है चिराग पासवान ने कि लोजपा के सभी नेता हर गांव में जाएंगे और वहीं सोएंगे। आप सोचिए कि अगर चिराग पासवान बिहार के किसी किशनगंज के कोई गांव में, कटिहार के कोई गांव में, बक्सर मोतिहारी के कोई गांव में सो गया, तो आपको नहीं लगता है कि उस गांव की आबादी अगर 1000 होगी तो 200 से 300 वोटर अफेक्ट हो जाएगा उनसे, एकदम उसको अफेक्ट कर देंगे चिराग पासवान। वो किसी का वोटर हो, चाहे वो आरजेडी का वोटर हो, वो जेडीयू का वोटर हो, वो बीजेपी का वोटर हो, उसको बांध लेंगे। क्योंकि चिराग पासवान के साथ एक और एडवांटेज जो है कि वो काफी शिक्षित पॉलिटिशियन भी जी, ये तो मानना पड़ेगा। जिस तरह नीतीश कुमार शिक्षित है, उसी कैडर में आते हैं चिराग पासवान, पढ़े लिखे नेता है, छवि साफ है, कोई करप्शन का केस उनके ऊपर नहीं है, जनता उनको पसंद भी करती है। ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं, सोशल मीडिया का ट्रेंड अगर हम देखें तो खूब लाइक्स मिलते हैं उनके फोटोज को। तो कितना बड़ा एक चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए, और तेजस्वी यादव हमेशा गायब हो जाते हैं। अभी फिर गायब हो गए, अभी तो बहाना भी है उनके पास कि पिताजी उनका तबीयत खराब है, लेकिन ये बहाना कब तक जी? पिताजी को लाया कौन, उनका तबीयत बिगाड़ा कौन, जबरदस्ती किया कौन? खुद तेजस्वी किए, अब फिर गायब हो गए। देखिए देखिए, इसके लिए तो मैं दोषी मानता हूँ बहुत हद तक बिहार की जनता भी है। देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है, विपक्षी दल है, ये दोनों लोग जो हैं अपना जातीय समीकरण फिट कर चुके हैं। आज चाहे राजद हो या फिर एनडीए हो,
इन सभी को जातीय समीकरण पता है, इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट इनका, इतना परसेंट बंटवारा कर ले हैं। इनका, और 5 साल भाड़ में जाए सब लोग, कोई पूछने नहीं आता है, क्योंकि पता है कि आप जाति के नाम पर ही वोट देंगे। यही राजद को ही पता है। आपने तेजस्वी यादव की बात की, तेजस्वी यादव कब इस मैदान में उतरे हुए हैं वो जी, कब उन्होंने, आपने सुना है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, गांव में लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, या बिहार के किसी ज्वलंत मुद्दे पर सड़कों पे आ रहे हैं? चुनाव में गए तो मछली मार रहे थे। हाँ, केवल जो है आप जाते हैं विधानसभा में और नीतीश को घेर लेते हैं, उससे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आप जाते हैं और एक पॉलिटिकल स्टंट, जो एक कहा जाए वही मछली मारने वाला, और जाके खूब एकदम लताड़ रहे हैं नीतीश कुमार को, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आपसे पूछता है कि आप अभी तक क्या किया? आप 6 साल से पॉलिटिकल जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें एकदम एक्टिव हैं, लेकिन आपने किसी गरीब के लिए किया क्या है इलेक्शन के समय को छोड़कर? पिछले साल ये जो है बाढ़ के समय निकले थे, क्योंकि पिछले साल चुनाव था, सभी जगह जाके बोलते थे कि हम लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव के बेटे हैं। लोग को जनवाना था कि लालू यादव के नाम पर, देखिए इनको भी पता है कि मुझे लालू यादव के नाम पर ही वोट मिलने वाला है, बिल्कुल काम पे नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए दोषी हम बिहार की जनता ही है, जो कि इनके फॉर्मेट में अपने आप को फिट कर लेते हैं कि यादव है तो इनको ही वोट देगा, कुर्मी है तो इनको ही वोट देगा, कुशवाहा है इनको ही वोट करेगा, या भूमिहार है तो इनको ही वोट करेगा। जब तक ये हम लोग भ्रम नहीं तोड़ेंगे इनका, तब तक इन सड़क पर कोई नहीं आने वाला। और एक दूसरा सत्य ये भी है कि जो सड़क पे आ रहा है वो उसी समीकरण में एक अलग समीकरण अपने हिसाब से फिट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जितने नेता हैं एक समय में ये भी शुरुआत में सड़कों पे उतरे हुए हैं, गांव में रात बिताए हुए हैं, खेत खलियान में घूमे हुए हैं, लेकिन जब सेटिंग हो गया उसके बाद से भूल गए। तो हो सकता है कि जो नए जो युवा नेता हैं वो भी उसी समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी वो इसके लिए जा तो रहे हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी के नेता जो हैं उनमें ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो तेजस्वी यादव से जो है आप अच्छे लच्छेदार भाषण की कामना कर सकते हैं, कार्यों की कामना नहीं कर सकते हैं। और शायद से मुझे तो लगता है कि वो ठान लिए हैं कि जिस दिन सीएम बनेंगे उसी दिन कुछ करेंगे, काम भी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे। और सीएम बनते रह गए। एक बात तो मैं जोड़ देता हूं, नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारत का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर उन्होंने अपना 2 रात नहीं गुजारा है। हाँ, याद है? हाँ। भारत का जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उसका उनकी बात है ये। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं, अच्छे बुरे को छोड़ दीजिए, वो नेता जरूर हैं जिन्होंने भारत के सभी राज्यों के, यूनियन टेरिटरी के हर एक जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 2 रात नहीं गुजारा हो। क्या वो सभी जगह जाकर महंगे महंगे होटल में रात गुजारते होंगे? क्या सभी जगह उनको प्रधानमंत्री की तरह स्वागत किया जाता होगा? ऐसा भी हुआ होगा कि रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा होगा, ऐसा भी हुआ होगा धर्मशाला में उनको सोना पड़ा होगा। लेकिन वो कितना उनको काम आया जब राजनीति उनका फैला, वो जब एक्सपोज हुआ उनका पूरा राजनीति फैला, वो राजनीति, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर क्यों लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, भाषा वो बोल लेते हैं, वहां का हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा समझते हैं, बोल लेते हैं। यही कारण है कनेक्टिविटी। तेजस्वी यादव तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार के 38 जिलों में ये एक रात भी नहीं रुके होंगे। बिल्कुल, 38 जिला में ये एक रात नहीं रुके होंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में भी जाते थे तो रात में घर वापस आ जाते। तो ये जन संवाद जो है, जनता के लिए लड़ना जो है, ये आपको सीखना पड़ेगा। विपक्ष के नेता थे, आपको जरूरत था कि बिहार में जब 40-50 लोग मरे तो आप उनके घरों पर पहुंचते और सरकार पर दबाव बनाते कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, और ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि बिहार में आगे से फिर ये गलती न दोहराई जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और वो कर रहे हैं चिराग पासवान। तो तेजस्वी यादव जो है ऐसा नहीं है, भले उनके जो कोर वोटर हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन जो दूसरे वोटर हैं वो अन्य विकल्प तैयार कर रहे हैं। अगर हो सकता है वो एनडीए से नाराज हो, तो आरजेडी से भी वो खुश नहीं है, तो तीसरे वो फ्रंट को जो है, और ऐसे ही में तेजस्वी यादव के पिताजी भी तीसरे फ्रंट की पॉलिटिक्स की है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि तीसरा फ्रंट कहीं बिहार में भी तैयार ना हो जाए जो इन दोनों फ्रंट को बाहर ना कर दे बाद में। बिल्कुल जी। तो लगातार बिहार विधानसभा 2020 की बात करें या अभी 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनकी बात करें, मुद्दा अंतोगत्वा एक ही आता है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन एक कहावत है, न राम मिली न माया,
यही वाला हाल तेजस्वी यादव के साथ हो गया। न तो छात्रों के साथ सही से उतर पाए, न बिहार की हर एक उस निचले तबके की जनता के साथ कनेक्ट हो पाए जिस जनता के साथ लालू प्रसाद यादव कनेक्ट थे। और बात रही बिहार में जातीय समीकरण की, तो बिहार का बंटवारा हुआ था, झारखंड जब अलग हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि बिहार के लिए यह अभिशाप है और सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण है बिहार का। लेकिन उससे बड़ा कारण है बिहार में राजनीतिक समीकरणों का बंटवारा। अपने अपने स्तर पर कैंची की तरह काट कर अलग कर दिया गया कि ये तुम्हारा टुकड़ा, ये मेरा टुकड़ा, और इसी टुकड़े के चक्कर में बिहार अभी तक पीछे है। ये तमाम राजनीतिक दलों की चर्चा है, क्योंकि सभी दल अपने अपने राजनीतिक इक्वेशन के आधार पर, समीकरण के आधार पर चलते हैं, कौन से जाति के लोग हमें वोट देंगे, और इसी आधार पर वो नेता को भी उस गांव में भेजते हैं। तो कैसे कामना की जाए कि बिहार की तरक्की बड़े स्तर पर होगी। और बिहार पिछड़ा राज्य है, ये बात सभी लोग जानते हैं, और लगभग आधुनिक दौर में सभी राज्य भारत के ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन बिहार अभी भी उसी स्थान पर है। इसका जिम्मेदार सरकार के साथ साथ बिहार का विपक्ष भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।